दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एडो आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे रीट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन हमारे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित है। ओके, कुछ क्वेश्चन हट के मैंने अलग से कुछ सब्जेक्ट के डाल रखे हैं। तो चलो बस बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा कि संसदीय शासन की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो संसदीय शासन में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। जी बिल्कुल होता है। और राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। बिल्कुल ये ठीक है। नाम मात्र की कार्यपालिका या नाम मात्र के प्रधान में हमारे महामहिम राष्ट्रपति आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में संबंध होता है। जी होता है। आगे बढ़ते हैं कि इस व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। नहीं, ये नहीं होता, अनिश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका का काल निश्चित होता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। चौथा ऑप्शन, इस व्यवस्था में संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा कि कार्यपालिका का जो काल है वो अनिश्चित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे के निकट स्थित है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम तो मैंने आज ली नहीं, तो चलो ठीक है, आप फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है सुरंग है वो किस प्राकृतिक दर्रे के निकट स्थित है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। किस दर्रे के निकट है? पीर पंजाल, बुंदिल नहीं है, ये बुर्जिल है एक्चुअल में, बुर्जिल, बनिहाल या शिव किला। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल या शिव किला। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की, तो जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है ना, ये वास्तव में पाटनी टॉप सुरंग है। पाटनी टॉप इसको कहते हैं। चांदनी को नाशिरी से जोड़ती है और ये है बनिहाल दर्रे के निकट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको एक साइड में दर्रे दे रखे हैं, एक साइड में उनकी स्थिति दे रखी है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल। तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इनमें से राइट आंसर कौन नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल। हाँ तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं दर्रों की, तो नाथुला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भारत को चुंबी घाटी होते हुए चीन तक जाने का मार्ग प्रदान करता है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी, 200 mm की बात है यहाँ पे, 200 मिमी वर्षा होती है, मिलीमीटर की बात है ना, 200 mm। ठीक है, तो अभी यदि हम बात करते हैं 200 mm बारिश की, तो यदि हम देखें तो ये इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये मात्र 20 सेंटीमीटर रह जाता है। 200 mm का मतलब है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि 20 सेंटीमीटर जो वर्षा रह जाती है वो हमारे भारत में कहाँ होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें एक ऐसा ग्रुप है जो कि सिर्फ एक ही राज्य से संबंधित है और वो है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला प्रदेश रह जाता है। और इसको अब यूँ लिख देना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हैं, ये हमारे भारत में न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में से आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का देश समझा जाता है। मतलब इसको कहते नहीं है, माना जाता है फिर भी। इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा का पानी जो है यहाँ पे तेजी से बह जाता है।
वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप भरकर उड़ जाता है। दूसरा, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर रहता है। तो आपको आंसर देना है या इनमें से सभी कि कौन सा राइट आंसर है कि हमारा जो भारत है वो सामान्यतः अच्छी बारिश होते हुए भी मुख्य 200 नदियां होते हुए भी भारत को नदी विहीन देशों की सूची में शामिल कर लिया गया है। और साथ ही यहाँ पे वर्षा के जो स्थिति है वो काफ़ी कम रहती है। तो उसकी जो वजह है वो उनमें से सभी हैं। हमारा पानी जो है वो नदियों के माध्यम से बहुत तेज़ी से बहता हुआ समुद्रों में चला जाता है। वर्षा का पानी सपाट मरुस्थल और पर्वतीय पठार होने की वजह से वाष्पीकृत शीघ्र हो जाता है। और वर्षा की जो अवधि है हमारे भारत में सीमित है। ठीक है, केवल जून से सितंबर माह में ही अच्छी बारिश होती है, बाकी जो महीने हैं वो शुष्क रहते हैं। आगे बढ़ते, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि हमारे भारत की जो वन रिपोर्ट है, कहने का अर्थ है वन रिपोर्ट, ISFR, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून करता है, या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको नेरी कहते हैं नागपुर जारी करता है, या केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जिसको हम काजरी कहते हैं ये जारी करता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन जारी करता है। यदि इनमें देखो आंसर की बात करते हैं ना तो दोस्तों इनमें दो में कंफ्यूज रहता है हमें, है ना। वन अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों एक बात याद रखो कि वन अनुसंधान संस्थान यानी ये रिसर्च करता है, ये सर्वेक्षण नहीं करता है। जो भी सर्वेक्षण करेगा वही गणना जारी करेगा। तो सर्वेक्षण करने का जो कार्य है वो कार्य किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। और यही दोस्तों सर्वेक्षण करके जनगणना नहीं सॉरी वनस्पति के डाटा जारी करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ जो शिखर है, पर्वत शिखर है और धार्मिक केंद्र है, वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। कुमायूं में है, मध्य हिमालय में है, या हिमाद्री में है, या ट्रांस हिमालय में है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि बद्रीनाथ कहाँ है। जल्दी से आंसर दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ये कुमायूं में है, या मध्य हिमालय, या हिमाद्री, या ट्रांस हिमालय। हिमाद्री को दोस्तों महान हिमालय भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अब यदि आंसर की बात करते हैं तो बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? महान हिमालय यानी कि हिमाद्री में स्थित है। महान हिमालय को ही भारतीय प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? आपको ये बताना है कि हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? मार्च 1989, अप्रैल 1990, मार्च 1979, फरवरी 2001? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि हमारे राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला। तो वास्तव में हमारा राजस्थान क्या है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की, तो मार्च 1989 में ये हमारे राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकाले स्मरण पत्र किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया? ऑप्शन आपके पास विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, या इरविन। टाइम आपका शुरू मैंने कर दिया है। टाइम क्या वॉच तो है नहीं, मेरी हैबिट हो गई। अच्छा एक चीज़ और बताओ यार दोस्तों, क्या है कि मतलब जो इजी क्वेश्चन है ना, जो रीट लेवल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मोस्टली क्वेश्चन मैंने पूछ डाले हैं, एग्ज़ाम का लेवल देख के पूछ डाले हैं। और रीट के जो ओल्ड पेपर हैं वो आपने खुद ने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आप चाहें तो हम थोड़े डीप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान हो, या हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना यदि डीप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम फिर शुरू करें एक नया ही पैटर्न पे। मतलब थोड़े डीप होंगे, आपको समझने के लिए टाइम चाहिएगा। ठीक है, रीट लेवल के तो मोस्टली जितने भी टॉपिक थे उनके मैं अच्छे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से राय दें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैकाले स्मरण पत्र है वो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में
लाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, यानी जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, कितने हैं? 36 हैं, 35 हैं, 34 हैं या 33 है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं। आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में। जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? 36, 35, 34, 33। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 36। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि एंटीसोल जो मृदा है वो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ मिलती है, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिण में। तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कहाँ मिलती है एंटीसोल, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि एंटीसोल हमें कहाँ देखने को मिलती है, एंटीसोल कहाँ मिलती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों एंटीसोल हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा वृहत, यानी सबसे बड़ा वृहत तो एक ही बात हो गई, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा समूह है और ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वह सरकार जिसमें समस्त शक्तियाँ केंद्रीय शक्तियाँ व कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। हाँ तो दोस्तों आपको बताना है, ये बहुत ही अच्छा सा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ऐसा शासन कौन सा होता है जिसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकारों के हाथों में होती है। समस्त शक्तियाँ, समझ रहे हैं आप? समस्त शक्तियाँ कोई भी हो, चाहे वो व्यवस्थापिका की हो, चाहे कार्यपालिका की हो, चाहे वो न्यायपालिका की हो, तो ऐसी जो सरकार है उसको क्या कहते हैं? एकल सरकार, संघीय सरकार, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो फटाफट से बोलो भाई, आंसर बोलो, जल्दी से आंसर बोलो। कौन सी ऐसी सरकार होगी? तो दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होता है एकल सरकार, है ना। संघीय सरकार तो नहीं हो सकता। संघीय सरकार में तो एक संसद होती है, संसद का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो एक कार्यपालिका के माध्यम से शासन चलाता है। उसकी एक व्यवस्थापिका भी होती है और एक न्यायपालिका भी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसदीय शासन की विशेषता नहीं होती। संसदीय शासन की विशेषता कौन सी नहीं होती? पहला ऑप्शन है दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत दल का शासन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, एकल सदस्यता। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। संसदीय शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? दोहरी कार्यकारिणी होती है। दोहरी कार्यकारिणी तो बिल्कुल, बहुमत दल का शासन भी होता है उसमें, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी होता है, एकल सदस्यता नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्ण रूप से भारत में स्थित हैं? पूर्व हिमालय तथा पश्चिमी घाट, पूर्व हिमालय तथा पूर्वी घाट, हिमालय का दक्षिण घाट तथा पूर्व हिमालय तथा दक्षिण घाट। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट में इनमें से कौन से हमारे भारत में हैं पूर्ण रूप से, है ना, ध्यान रखना। तो अब यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा पुराना है। अभी तो क्या है, हम कोई सा भी जैव विविधता हॉटस्पॉट, कोई सा भी, भारत विश्व के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से आता है। अब उन चारों में से पूर्णतः कोई भी हमारे भारत में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पहले ये जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूर्व हिमालय, ये वाला पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट क्या थे? हमारे जैव विविधता हॉटस्पॉट थे। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने उठाए हैं। अब क्वेश्चन अगर मैं खुद सेल्फ बनाता हूँ तो क्वेश्चन वो हार्ड बनते हैं, है ना, क्योंकि मैं तो पर्टिकुलर क्या सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रह गया। अब कोई जीके से जुड़ा हुआ हो तो फिर वो एक अलग से क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मेरे बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर क्या, अब तो क्योंकि मेरे बनाए हुए इजी क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब तो हार्ड ही बनते हैं। मैं बुक उठा के देखता हूँ तो उसमें से फिर हार्ड ही क्वेश्चन मुझे नज़र आते हैं, यानी बनाने के हिसाब से, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बताइए मुझे कि क्या हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई बच्चा भालू को देखता है तब वह भागना प्रारंभ कर देता है, तब उसे डर महसूस होता है। इसमें भालू को देखना क्या है?
घटना है, दैहिक क्रिया है, परानुभूति है या संवेग है? फटाफट से आंसर दो कमेंट बॉक्स में कि क्या है ये। जब कोई बच्चा भालू को देखता है तब वह भागना प्रारंभ कर देता है, तब उसे डर महसूस होता है। तो भालू को देखना क्या है, बताओ। राइट आंसर दीजिए इसका कि क्या है भालू को देखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है घटना। भालू को देखना घटना ही है ना, ये तो घटना। अचानक से बच्चा कहीं घूमने जा रहा है, अचानक से भालू सामने आ गया, तो भालू बता के तो आएगा नहीं, हेलो हेलो भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा सावधान हो जाना। अचानक से आ जाता तो ये अचानक होने वाला इंसिडेंट है, घटना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 20 अगस्त, 21 मई, 28 जून, 2 जुलाई। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असुमेलित को अलग कीजिए। दोस्तों आपको वो आंसर छांटना है जो कि सुमेलित नहीं है। कजली तीज बूंदी, डीग महोत्सव डीग भरतपुर, चंद्रभागा मेला बारा, मरु महोत्सव जैसलमेर। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी इस सेशन में क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आए हुए ही हैं, ठीक है। और उन एग्जाम की आंसर की के अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो असुमेलित है, तो दोस्तों कजली तीज जो है वो बूंदी में है, कन्फर्म है। डीग महोत्सव भी डीग में है। चंद्रभागा जो मेला है वो चंद्रभागा, ये तो आप सीधा सा जानते हैं कि चंद्रभागा बारा में तो है ही नहीं, झालावाड़ में है। तो चंद्रभागा मेला का उत्सव झालावाड़ में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से राष्ट्रपति शासन की विशेषता कौन नहीं है? राष्ट्रपति शासन की विशेषता बतानी है। एकल सदस्यता। दोस्तों जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो सिर्फ उस स्थान पर केंद्रीय सरकार का ही शासन रह जाता है। कहने को तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उस स्थान पर केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग शासन चलता है। शक्तियों का विभेद राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है। शक्तियों का विभेद, उत्तरदायित्व का अभाव, राजनीतिक एकरूपता। मुझे तो इसमें लगता है शक्तियों का विभेद नहीं होता है, उत्तरदायित्व का अभाव भी नहीं होता है, राजनीतिक एकरूपता, यही लग रहा है। तो राजनीतिक एकरूपता क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, है ना, ध्यान रखना है। ओके, ये राजनीति एकरूपता है, ध्यान रखना, प्रशासनिक एकरूपता नहीं है, ठीक है। प्रशासनिक एकरूपता नहीं है, राजनीतिक एकरूपता है, ठीक है। भारत की जल विभाजक रेखा के उत्तर पर स्थित पर्वत है। भारतीय जो जल विभाजक रेखा है उसके उत्तर में स्थित कौन सा पर्वत है? जल विभाजक रेखा के उत्तर में तो अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। कहने का अर्थ है कि भारतीय जो जल विभाजक रेखा है उसका उत्तरी भाग कौन सा है ना। भारतीय जल विभाजक रेखा के उत्तर में, अभी मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए हिमालय, क्योंकि भारतीय जल विभाजक रेखा जो है वो अरावली से शुरू होती है। और क्वेश्चन ये है कि जल विभाजक रेखा के उत्तर में, तो जल विभाजक जो रेखा है उसके उत्तर में पूछा है तो हिमालय आंसर है। बट ऐसा है कि भारतीय जल विभाजक रेखा हमने खींच दी, अब उसका उत्तर जो एग्जाम जिस भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया उसमें अरावली आंसर मान रखा है, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ हो गया कि भारतीय जल विभाजक जो रेखा है उसमें जो उसका जो उत्तरी भाग है वो अरावली है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दोस्तों हिंदी की जो टाइपिंग है उसके कारण गलत हो जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तब इंग्लिश वर्जन जो होता है ना क्वेश्चन का वो पढ़ लिया करो, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज जरूर पढ़ा करो फिर क्वेश्चन की, उससे आपको क्वेश्चन का राइट आंसर पता लगता है। हो सकता है कि हिंदी में तो ये ऐसे लिखा हो कि जल विभाजक रेखा के उत्तर में, बट इंग्लिश में ये वही हो कि भारतीय जल विभाजक रेखा का उत्तरी भाग कौन है ना। तो बस ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। यानी कि कहने का अर्थ है कि भारतीय वन रिपोर्ट जो आती है ना, ISFR, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, कितने वर्षों के अंतराल पर आती है, ये क्वेश्चन बनता है। आपको फटाफट से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 3 वर्ष। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचर
कोयले का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है तलचर है, रानीगंज है, झरिया है, रामागुंडम है, कोरबा है। ये बहुत ही बड़े प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र हैं। कर्णपुर है, ठीक है, झिलमिली है, सिंगरैनी है, सिंगरौली है, बहुत ही बड़े मतलब कोयला उत्पादक प्रदेश हैं। अब आपको ये बताना है कि ये तलचर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या उड़ीसा में। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ये तलचर कहाँ है। तलचर कहाँ है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, तलचर कहाँ है। तो दोस्तों हमारे अगर तलचर की बात करते तो ये तलचर कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लो अयस्क, ये राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हो गया। लो अयस्क का खनन क्षेत्र आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। डाबला, ठीक है, नीमला, तलवाड़ा, मोरिजा। बताओ फटाफट से। डाबला, नीमला, तलवाड़ा, मोरिजा। डाबला सीकर क्षेत्र में शेखावटी में है, नीमला रायसेला दौसा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है और मोरिजा बानेला चोमू में है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लो अयस्क नहीं है। तो दोस्तों इनमें से तलवाड़ा जो है, जो बांसवाड़ा में है, ये क्या है, मैंगनीज के लिए जाना जाता है। लीलवाना तलवाड़ा, ये मैंगनीज के लिए जाने जाते हैं, लोहो के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेलाडीला की जो खान होती है वो लो अयस्क के उत्पादन के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती है और वो देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान भी है। अब आपको ये बताना है कि इस खान से जो लोहा निकलता है उसका निर्यात कहाँ से किया जाता है। मार्मोगो बंदरगाह से या न्यू मंगलोर से, विशाखापट्टनम से या हल्दिया से। आंसर दे दीजिए फटाफट से। मार्मोगो गोवा में है, न्यू मंगलोर अपने कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। आंसर दे दो कि जो हमारे बेलाडीला से लोहा निकलता है उसका निर्यात कहाँ से करते हैं, बताओ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है। बताओ दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन कौन करता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। दोस्तों यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे ना तो राइट आंसर जो होता है वो है हमारा किधर गया, सबसे ज़्यादा उड़ीसा है ना। उड़ीसा, उसके बाद है स्थान कर्नाटक का। तो उड़ीसा फर्स्ट नंबर पर लोह उत्पादन में और कर्नाटक होता है सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र में मिलने वाली एक खान है मोतीपुरा की खान, है ना, मोतीपुरा की खान। ये यहाँ पे एक मार्बल निकलता है। आपको ये बताना है कि कौन सा मार्बल निकलता है, लाल, काला, सफ़ेद या इनमें से कोई भी नहीं। काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये भी और प्रसिद्ध खान है। जैसे हमारा मकराना की मार्बल की खान प्रसिद्ध है, वैसे ही मोतीपुरा खान गुजरात की भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अब आपको ये बताना है बस कि इनमें से कौन सा पत्थर निकलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो ये मैंने भी नहीं पढ़ा था ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सफ़ेद संगमरमर के लिए जानी जाती है। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है। प्रसिद्ध खान है तो फिर मैंने सोचा यार हो सकता है रीट में तो नहीं बट सीटेट का एग्ज़ाम है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में जंगली गधे कहाँ मिलते हैं, बताएं। भारत में जंगली गधे एक ही राज्य में विशेषतः मिलते हैं, सुंदरबन में, कच्छ कारण, थार भूमि या असम के जंगल। तो बताओ भारत में जंगली गधे कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन में, कच्छ केरन में, थार मरुभूमि में या असम के जंगलों में। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। भारत में जंगली गधे कहाँ मिलते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में जंगली गधे कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों कच्छ का जो रन है यानी गुजरात, जंगली गधे जो हैं वो गुजरात में मिलते हैं, है ना। वहाँ गधे वास्तव में गुजरात में मिलते हैं। हमारे जो गधे होते हैं राजस्थान में गधे, भारत में वैसे सबसे ज़्यादा गधे राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन हमारे जो गधे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, और गुजरात के जो गधे हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से
है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा है वो सफ़ेद नमक? यानी कहने का अर्थ है कि जब मरुस्थलीय प्रदेशों में केशिकाकर्षण होता है तो भूमि की ऊपरी सतह पर नमक बिछ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं, या रेह कहते हैं, या रेगुड़ कहते हैं, या ऊसर कहते हैं? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अर्ग, रेह, रेगुड़ या ऊसर? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दो। अब इसका जो राइट आंसर है वो भी देखो, यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। बताता हूँ क्या मिस्टेक है। मेरे क्वेश्चन नहीं है ये, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों देखो ये है कि जो मरुभूमि या जो भी मरुशुष्क प्रदेश होता है उसमें जो नमक होता है उसमें उसको रेह भी कहते हैं और ऊसर भी कहते हैं। रेह भी राइट आंसर है और ऊसर भी राइट आंसर है। एक्चुअल में इसको कई नाम है, रेह, कल्लर, चौपेन, ऊसर। रेह, कल्लर, चौपेन, ऊसर, ये नाम दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी एक विशेष चीज़ बता देता हूँ कि ये नमक जो प्रदेश होता है ये आ जाता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है रेह और ऊसर में। रेह होता है सिंचित प्रदेशों में, रेह बनता है सिंचित प्रदेशों में, और ऊसर बनता है शुष्क प्रदेशों में। तो इसका राइट आंसर ऊसर ही होगा, ऊसर होगा, है ना, जैसा कि है ऊसर। थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों में एक ही चीज़ है, भूमि के ऊपर नमक की परत बन जाती है और उनको रेह, कल्लर, ऊसर, चौपेन ही कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऊसर आंसर मान सकते हैं। इसका रेह का संबंध ज़्यादातर सिंचित प्रदेशों से है। बाकी ये परिभाषा नहीं है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन जब जैसा जैसा मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये देखा है मैंने कि रेह भूमि का संबंध सदैव सिंचित प्रदेशों से ही दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का सही क्रम बताना। जलोढ़, काली, लेटेराइट, जलोढ़, काली, लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़, काली, लेटेराइट, काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़, काली, लाल, या लाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट, काली, जलोढ़, लाल, लेटेराइट। दोस्तों तो यहाँ क्वेश्चन को हम इस तरह से पहचानेंगे सब कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में मिलती है जलोढ़, जलोढ़ के बाद हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिलती है लाल, उसके बाद काली और उसके बाद लेटेराइट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? ओहो वाह, दोस्तों शानदार वाला क्वेश्चन है ये। तलावचन से, तलोचन से, और स्वस्थानीय अपचयन के द्वारा और अपर्दन के द्वारा। बताओ, उत्तर भारत की जो मिट्टी है, विशेषकर उत्तर के विशाल मैदान की, गंगा के मैदान की जो मृदा है वो किससे बनी है? इनके अर्थ बता दूं मैं, अर्थ बता दूं तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। तलावचन, तलावचन का अर्थ होता है भूमि का निम्नीकरण। तलोउच्चन का अर्थ होता है भूमि का ऊपर उठना। ठीक है, तो सीधा ही समझ गए होंगे कि भूमि ऊपर उठती है तो नदियाँ जब रेत लेकर आती हैं, मिट्टी बहा कर लाती हैं, तो उससे भूमि ऊपर होती जाती है, भूमि का जमाव होता जाता है, तो उसको हम खादर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तलोच्चन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन है क्या। काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमें बताना है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। हाँ बिल्कुल होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। हाँ बिल्कुल होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ती है। बिल्कुल पड़ जाती हैं। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। बस यही गलत है, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि इसमें दरारें होती हैं ना, और इन दरारों की वजह से इस काली भूमि को स्वतः जुती भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुती भूमि। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्या। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।